नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमुक क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए आर ओ के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जीएस और हिंदी को दोनों कवर करें। ठीक है, जीएस और हिंदी दोनों कवर रहे हैं। जीएस में मतलब हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के क्या 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 गोल में सम्मेलन तक कवर कर लिया। अब आज हम देखेंगे जो सांप्रदायिक पंचाट हुआ तो और उसके बाद जो गतिविधियां हुई उसके बारे में देखेंगे। और हिंदी में दोस्तों आपके विलोम शब्द और अनेक खत्म हो चुका है और अनेक शब्दों को एक शब्द चल रहा है। ठीक दोस्तों, आज से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट के बारे में प्रश्न है। इसमें क्या है? बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता है, क्या कहता है दोस्तों? पूना समझौता। अब समझाते इसका पृष्ठभूमि क्या है। दोस्तों, आपको पता है गोलमेज सम्मेलन हुए थे। क्या? गोलमेज गोलमेज तीन हुए, एक दो तीन, और तीनों में क्या हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा। हुआ क्या था? दूसरे में कांग्रेस आई गई थी, कांग्रेस गई थी। ठीक है, थोड़ा पेन पतला कर लें। दूसरे में कांग्रेस गई थी, लेकिन तीनों सम्मेलन में क्या हुआ था? तीनों में यहाँ अंबेडकर साहब गए थे। कौन? अंबेडकर। ठीक। अब जब अंबेडकर साहब गए थे तो हुआ क्या? अंग्रेजों के वहां से मतलब जो ब्रिटेन प्रधानमंत्री उस वक्त, क्या नाम था? रैमजे मैकडॉनल्ड। उसने एक बड़े कूटनीतिक खेल खेला। क्या कूटनीतिक खेल खेला? हुआ क्या था? उन्होंने जो दलित वर्ग है हमारे यहाँ भारत का दलित वर्ग था, उसको क्या किया? अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। क्या दिया? अल्पसंख्यक की दर्जा दे दिया। और अल्पसंख्यक दर्जा देकर ये कहा कहा कि इन्हें पृथक निर्वाचन किया जाए। क्या? पृथक निर्वाचन दिया जाए। अब उनको पृथक निर्वाचन प्रावधान कर दिया। इतना सुनते ही गांधी जी सोचे ये तो हमारे समाज को फिर से बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। तो उन्होंने क्या काम किया? इसका विरोध किया। कहा यह समझौता हम मानने ही नहीं देंगे। ठीक है, इसी क्या हुआ? गांधी जी क्या आमरण अनशन पर बैठ गए। उसी आमरण अनशन परिणाम स्वरूप क्या हुआ? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं। क्या है आगे देखिएगा। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड, अभी मैंने कहा ना, रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय, क्या सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। ठीक है, इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, यूरोपीय तथा सिखों के साथ दलित वर्गों के लिए क्या वे पृथक निर्वाचन की मंडल का प्रावधान किया गया। यानी एक तो ये मुसलमानों को पहले से था, कब से? 1909 से था। यूरोपीय सिखों को भी दे दिया गया था और उसके बाद दलितों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। ठीक है, इसके विरोध में गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन पर बैठ गए। क्यों आमरण अनशन? मतलब ये अनशन हमारा तब तक चलेगा या फिर मान लिया जाए या फिर हम यारा हमारा डेथ हो जाए। अनटू डेथ इसे कहा जाता है। जब डेथ पे बैठ गए, मतलब आमरण अनशन पे बैठ गए, अब भाई जितने नेता थे, जितने लीडर काफी परेशान हुए। गांधी जी भी बैठे हैं। तब किया क्या जाए? तब जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने एक प्रयास किया। उस प्रयास के तहत क्या कहा? तब बहुत अथक प्रयासों के बाद, उसमें मदन मोहन मालवीय वगैरह साहब शामिल थे, 24 सितंबर 1932 को पूना में डॉक्टर अम्बेडकर तथा गांधी जी के अनुयायियों के मध्य एक समझौता हुआ। ठीक है, इसी समझौते को क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट कहा जाता है, जिसमें दो शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए गए। ठीक है, पहला कौन कौन सा? इसमें दो शर्तें कौन कौन सी? ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा प्रथमता यह था, जो प्रांतीय विधानमंडल है दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए प्रांत है उत्तर प्रदेश, मैं प्रांतों की पूरा बात कर रहा हूँ, प्रांत सॉरी प्रांत है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या 148 सीटों को पूरा जितने प्रांत थे उसमें 148 सीटों पर आरक्षण मिल गया। पहले क्या था? जो कम्युनल अवार्ड था केवल 71 सीटों पर था। आपसे पूछा गया प्रश्न है, 71 सीट पे था आरक्षण। और इसमें पृथक निर्वाचन में अंतर क्या? मैं समझता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। आरक्षण का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये आपका प्रयागराज है। ठीक है, प्रयागराज प्रयागराज में जो लोकसभा सीट है, इसमें क्या कहा गया कि भैया यहाँ से केवल एससी समुदाय का ही क्या करेगा? समुदाय का व्यक्ति खड़ा होगा और वोट उसको सब करेंगे, वोट उसको सब करेंगे। पृथक निर्वाचन में क्या होता है? पृथक निर्वाचन में क्या होता है? एससी का निर्वाचन एससी ही करेगा, अदर निर्वाचित ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये अंतर होता है दोनों में। तो ये इस चीज को, इस समस्या को क्या किया गया? बांट दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। ठीक है, और उन्होंने क्या है 148 से मतलब 71 के स्थान पे 148 सीटें आरक्षित कर दी गई। प्लस दूसरी शर्त क्या थी इसमें? जो केंद्रीय विधानमंडल था दोस्तों, उसमें 18% की क्या है? दलितों के आरक्षण मिल गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 का सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। बिल्कुल सही है। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए
विधानमंडलों में कुछ सीटों को सुरक्षित की गई थी। क्या यह बात सही है? बिल्कुल। इसके सदस्य के लिए सदस्यों को चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। मैंने कहा ना, इनका जो निर्वाचन मंडल होगा पृथक होगा। अब क्या होता है, निर्वाचन मंडल एक ही होता, सदस्य जो है उम्मीदवार एक ही आरक्षण, उम्मीदवारों का आरक्षण होता है। पहले निर्वाचन मंडल का मतलब अलग कर दिया जाता था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है ए, इसके अगर देखेंगे ए सही भी है और इसका क्या था, व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलते हैं, इसका व्याख्या देख लिया जाए। ऑप्शन ए इसमें सही है। क्या ए आर दोनों सही है और ए की सही स्पष्टीकरण आर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, 16 अगस्त 1932 को रमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटों को सुरक्षित कर दी गई। ठीक है, जिनका चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना था। ठीक है, इस नए निर्णय के तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। ठीक दोस्तों, अतः ए और आर दोनों सही और उसका व्याख्या भी करता है। अब देखिएगा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप हरिजन जब शब्द आएगा गांधी और अंबेडकर में थोड़ा मतलब ये पा सकते हैं कि कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है, जब कहीं गंवई भाषा का यूज किया जाए, गाँव मतलब जो देहाती भाषा होती है उसका यूज किया जाए, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए या कास्ट के लिए, तो वहां पर मान चलिएगा आपको नहीं भी पता हो, उसका आंसर गांधी ही हमेशा होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं नाम है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट या एससी के लिए, लेकिन उसमें जो वर्ड यूज किया गया है इंग्लिश वर्ड यूज किया, जैसे डिप्रेस्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, तो ये जैसे शेड्यूल कास्ट वर्ड जो एसोसिएशन बना था, ये कौन बनाया है? अम्बेडकर जी बनाए हैं। तो इसीलिए जो वर्ड अगर अंग्रेजी मिल जाए तो कौन होगा? अम्बेडकर जी होंगे। ठीक दोस्तों, आगे चलते इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। देखिएगा, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? 1932 में किया था। और 1933 में क्या किया, इन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। कल पूछा जाए इसके जो अध्यक्ष कौन थे, क्या नाम होगा? घनश्याम दास बिरला। क्या? घनश्याम दास बिरला। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आगे है अगला प्रश्न है, कांग्रेस के त्रिपुरी संकट। कांग्रेस त्रिपुरी संकट का मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। हुआ क्या था, जब हुआ क्या था इसमें आपको मैं बता दूं। जब 1938 में एक अधिवेशन है, तो हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बोस जी। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जब हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बनाए गए थे, उस वक्त हुआ क्या था, ये जो बनाए गए थे गांधी जी के परामर्श पे ही बनाए, गांधी जी ने इन्हें निर्विरोध बनवा दिया था। अब इनके क्या चुके युवा थे, ओजस्वी थे, तेजवान थे, और इनकी जो विचारधाराएं थी थोड़ा अलग थी। इनकी विचारधाराओं से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने और समर्थन किया। फिर जब 1939 में त्रिपुरा वाला जो सम्मेलन होता, उसमें फिर से गांधी की तरफ से, इस बार गांधी की तरफ से कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। कौन से? सीतारामैया थे। और विरोध में कौन खड़े हो गए? सुभाष चंद्र बोस। हुआ क्या, जब मतदान हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जी की विजय हो गई। अंत में गांधी जी ने कहा ये हमारी हार नहीं, ये गांधी जी ने कहा ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। जब इसको सुना सुभाष चंद्र जी ने, उन्होंने क्या किया, अपने त्याग पत्र, इस पद से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, अब आपसे कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है, जब त्याग पत्र दे दिया था तो उस वक्त उसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? तो उस वक्त उसके बाद जो अध्यक्ष बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? कौन था? त्रिपुरी वाला अधिवेशन। कौन था? त्रिपुरी वाले में। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा या कहा हरिपुरा पूछा जाए, कभी प्रश्न पूछा गया हरिपुरा कहाँ स्थित है, तो क्या होगा? गुजरात में। और त्रिपुरी कहाँ से हुआ है बताइएगा? त्रिपुरा डिवीजन कहाँ हुआ था? ये एमपी में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार क्या हुए थे?
अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। क्यों? क्योंकि इसमें गांधी जी का योगदान था। ठीक है। फिर हुआ क्या, जब 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में क्या वो गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया जी को पराजित कर दूसरी बार अध्यक्ष बन गए। परंतु कार्यकारिणी के गठन के पश्चात क्या हुआ, गांधी जी में मतभेद हो गया। इसके कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अध्यक्ष जी जब सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद अध्यक्ष कौन बना था? तो कौन अध्यक्ष बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपके इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न, पाकिस्तान की मांग। अब हमें यह देखना है आखिर पाकिस्तान की जो मांग हुई थी कब से शुरू हुई थी। ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको विचार करना है जिन्ना के बारे में क्या सही है क्या नहीं है। क्या है? वे नहीं पूछा है, ध्यान देना, सही वाला नहीं, नहीं सही है, ध्यान देना है। वे दो राष्ट्र के समर्थक थे, बिल्कुल समर्थक थे, ये तो सही है। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी सही है। वो लाहौर की जो अध्यक्षता की थी उन्होंने किया था। असहयोग आंदोलन उन्होंने भाग नहीं लिया, बिल्कुल। जब असहयोग आंदोलन हुआ था इन्होंने इसका भाग नहीं लिया। उन्होंने ये कहा, क्या कहा था, कहा ये आप खिलवाड़ कर रहे हैं, अभी मतलब समर्थन नहीं किया था, गांधी जी को विरोध भी किया था उन्होंने। और ये सदैव जारी रहती है, सदैव जारी नहीं रखते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल, चूंकि वही चाहते हैं ना कि दो राष्ट्र बन जाए, मुस्लिमों को नेता बन जाए, चूंकि बहुत महत्वाकांक्षी नेता थे ना जिन्ना। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र या पाकिस्तान की मांग की थी। यानी क्या कहा था, पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने की सर सिकंदर हयात खां और फजलुल हक और खजीकुल खान काफी योगदान। यानी जो पाकिस्तान प्रस्ताव रूपरेखा रखे गए थे, जो जिन्ना ने रखा था, किसके मदद से रखा था? इन तीनों के मदद से रखा था। कौन कौन है फिर से देख लीजिए नाम। सिकंदर, फजलुल और खलीलुज्जमा। ठीक है, ये थे। और मोहम्मद अली जिन्ना क्या था, असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं थे तथा उन्होंने इसमें भाग भी नहीं लिया, गांधी का विरोध भी किया था, गांधी जी का विरोध भी किया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के पृथक मुस्लिम राज्य की प्रस्ताव रखा था? कौन रखा था दोस्तों, अब बताइएगा। ये वही समझ रखे थे, क्या नाम है जिसका पति सारे जहां जिंदा, ये सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारे, मोहम्मद इकबाल साहब, यही रखे थे। ठीक है, पाकिस्तान की मांग। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन कहाँ, प्रयागराज में हुआ था। इसके अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य की प्रस्ताव रखा था, जिसका नाम क्या था, पाकिस्तान को रहमत अली ने रचना किया। ध्यान दीजिएगा, एक लाहौर में पढ़ने वाले छात्र थे जिसका नाम था रहमत अली। रहमत अली ने, क्या नाम उनका, रहमत अली, मैं नाम लिख देता हूँ, रहमत अली। रहमत अली ने ये पाकिस्तान नाम का गढ़ा था। ठीक है, वहां अध्ययन करते थे, उन्होंने इस शब्द को गढ़ा था। आगे चलते हैं। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन सफल था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन जब सफल हुआ था उसके क्या रीजन थे, देखते हैं। किस प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य, भाई किस प्रस्ताव क्या था, किस प्रस्ताव ने जो प्रस्ताव लाया था, इससे क्या था, भारतीय बहुत ज्यादा नाराज थे। बिल्कुल सही है। मतलब आपको ये देखना है जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको किसके फलते, जो आंदोलन शुरू हुआ क्यों हुआ था, पहला ये था। दूसरा है भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी, ये भी सही है, उसमें आक्रमण होने की बात चल रही थी। ठीक है, आगे है गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। आप सोचे कि जो इंसान हर समय क्या है, अहिंसक पुजारी है, कभी वो हिंसा की बात कर ही नहीं सकता। यानी ये ऑप्शन क्या है आपका गलत। तीसरा ऑप्शन जहां जहां उसको काट दीजिए, ये कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखिए, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने। ठीक है, ये क्या है आपका स्टेटमेंट, क्या है, ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन आपका भी सही है। ठीक है, देखते हैं क्या इसमें। मार्च 1942 में किस मिशन के विफलता से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी को बरकरार रखना चाहती है। ठीक है, लेकिन किसी भी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, यानी आप तो कर सकते हैं लेकिन हम समझौता नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए, चूंकि डोमिनियन किस प्रस्ताव क्यों हुआ था, क्योंकि ये डोमिनियन स्टेट लेकर आए थे, प्लस उन्होंने ये कहा था कि किस प्रस्ताव में आपको बता देते, देखिए पहले ही समझा देते हैं फिर इसको देखते हैं किस प्रस्ताव क्या था, हो सकता है आगे दिया हो। करो या मरो,
वाले भाषण पर गांधी जी ने साफ साफ कहा था, मैं रूस या चीन की हार के औजार नहीं बनना चाहता। लेकिन 1942 के वसंत तक उन्होंने लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है। अतः कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव किया था। गांधी जी ने अपनी लेखनी में कही, देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए नहीं भड़काया। ध्यान देना है, गांधी ने कभी भी नहीं कहा था इस प्रकार कथन तीन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन, मैं एक चीज और समझा देता हूँ आपको। जो किस प्रस्ताव आए थे, किस प्रस्ताव, क्रिप्स क्रिप्स प्रस्ताव, इसमें क्या था, इसने ये कहा था, मान लीजिए जो संविधान बनेगा, संविधान सभा होगी, जो संविधान सभा होगी, जो कि राज्य थे, कुछ रियासतें थी। इन्होंने ये कहा था कि जो रियासतें संविधान नहीं मानेंगी वो अपना संविधान बना सकती है। और उन्हें जो पृथक निर्वाचन मंडल था पाकिस्तान का पृथक करने की मांग, उसको भी खारिज कर दिया था। इसी मद्देनजर किस प्रस्ताव को कांग्रेसियों ने और मुस्लिम लीग ने नहीं माना था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है प्रश्न? अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, लुईस फिशर। क्या नाम था? लुईस फिशर। वेब मिलर कब था दोस्तों? वेब मिलर जो है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा के समय था, 1930 वाले आंदोलन समय में वेब मिलर था। एक थे एच डब्ल्यू नेविन्स कब था दोस्तों? जब आपका हुआ था बंग भंग आंदोलन। बंग भंग कब हुआ है? 1905 में। इसमें क्या था? ये था 1905 में। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर के साथ थे अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्लबक, एंडरशो, एमएल सुरमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुईस फिशर ने भी भारत की स्वतंत्रता की मांग की थी। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर नीचे कोर्स से चयन करें। ठीक है, क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे से नजदीक आ गए। अच्छा, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? इसमें ध्यान दें, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस के आंदोलन से दूर रहने की बात कही थी। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपकी सही है और दोनों ही सही, क्योंकि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इसमें मुस्लिम लीग को ये लगा ये तो हमारा मतलब अस्तित्व, चिन्ह को लगा ये तो हमारा अस्तित्व खत्म पड़ गया। और भाई ब्रिटिश सरकार विरोध में थी ही क्यों? क्योंकि उसको भी अस्तित्व की चिंता थी, इसीलिए दोनों क्या कर विरोध करा। और ये जो होता है ना, दोस्त का दुश्मन, दुश्मन दोस्त क्या होता है? दोस्त होता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट पे आगे चलते हैं। क्या है? मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की थी। ठीक है, जिन्ना ने कहा यदि अंग्रेज भारत छोड़ दे तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। ठीक है, फलतः मुसलमानों को इस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। ठीक है, और इस तरह मुसलमान अंग्रेजों के नजदीक आ गए। ठीक है, इसलिए कथन कार्य इसमें दोनों सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी? अब बताइएगा किस आंदोलन से जुड़ी थी दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन। किसमें थी? भारत छोड़ो आंदोलन में। क्या है इसमें, देखिएगा। अरोड़ा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा मुंबई के ग्वालियर टैंक में मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, इन्होंने क्या किया था? जो मुंबई ग्वालियर टैंक का मैदान था, वहां क्या किया? अपना कांग्रेस का झंडा फहराया था। ठीक है, अरोड़ा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, ये भूमिगत रेडियो भी चलाए थे। क्या? भूमिगत रेडियो। और पूछा जा सकता है कभी कभी भूमिगत रेडियो में कौन कौन सम्मिलित था, इसमें यही थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से किसमें समांतर सरकार की स्थापना की थी? आप बताइए। बलिया में। किसमें? बलिया में। ठीक है, देखते हैं। एक भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समांतर सरकारों की स्थापना। ठीक है, 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थान कौन कौन से? बलिया, और इसमें कौन थे? चित्तू पांडे जी थे। ठीक, तमलुक बंगाल में, यह मैदानपुर में। फिर
यहाँ पे क्या थी, जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला सतारा, सतारा कहाँ, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, 1943 से 1946 तक, सबसे लंबे समय तक। कभी कभी पूछा गया कहाँ पे समांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी, वो कहाँ की थी, बलिया की थी, सॉरी सतारा की थी। ठीक है, सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समांतर सरकारें स्थापित की गई थी। इसके प्रमुख नेता वी चौहान एवं नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में तलचर में कुछ समय के लिए समांतर सरकारें स्थापित की गई थी। यानी आपसे पूछा गया प्रश्न क्या था कि बलियम कौन था, चित्तू पांडे थे। कौन थे, चित्तू पांडे। ठीक है, बलिया, उसके बाद सतारा। सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें सतारा इसलिए जाना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा इसी एक चीज और ध्यान देना है, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक यही चला था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था, बताइएगा। अब बताइए किसके संदर्भ में लाया गया था। ये था जब जेल में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे, तभी। क्या था इसमें, आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही, क्योंकि गांधी जी अक्सर जो होता है उनका जो हथियार था, हथियार क्या था, वो बंदूक या लाठी नहीं चलाते थे। वो सिंपल क्या करते थे, अनशन पे बन जाना, सत्याग्रह पे बैठ जाना, सब न कर देना, कुछ ऐसे उनका अपने निहित जो क्या हथकंडे थे जिसके हिसाब से वो काम करते थे। हुआ क्या, इनके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट जब होने लगी आमरण अनशन की वजह से, चिकित्सकों के परामर्श पर भारत ने ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कोड शब्द के भेज देगी तथा इसे ऑपरेशन रूबिकॉन नाम दिया गया। यानी अगर गांधी जी खत्म हो जाते थे तो क्या नाम दिया जाता, ऑपरेशन रूबिकॉन। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। लिखा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या इसका नेतृत्व गांधी ने किया था, अच्छा। आगे फिर पूछा, कहा है कि कांग्रेस की एक संवैधानिक संस्था, कांग्रेस की एक असंवैधानिक संस्था घोषित की गई थी। यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। अब बताइएगा निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें जितने भी ऑप्शन हैं लगभग आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं। कैसे, चूंकि नेतृत्व अगर शुरुआत किया जाए तो नेतृत्व करता तो गांधी जी ही थे। कांग्रेस को संवैधानिक घोषित भी किया गया था और अहिंसक भी, अहिंसक आंदोलन था जरूर, लेकिन बाद में हिंसा में परिवर्तित भी हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ज्यादा हिंसा हुई है। और एक स्वस्फूर्त आंदोलन मतलब ये था कि जब बड़े बड़े नेतृत्व जेल में हो गए तो उन्होंने क्या किया, जो छोटे नेतृत्व लेवल पर नेतृत्व करते थे उन्होंने स्वयं इसको अगवानी करने लगे थे। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। 9 अगस्त 1942 की सुबह में ही अधिकांश कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे इसका नेतृत्व नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि शुरुआत करता कौन थे, गांधी जी, लेकिन उन्होंने नेतृत्व नहीं कर पाया था। साथ ही इस आंदोलन व्यापक हिंसा भी हुई थी, अतः यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। ध्यान देना, अहिंसक नहीं कहा जा सकता। आंदोलन की घोषणा के बाद कांग्रेस का एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। ध्यान देना है, अक्सर कांग्रेस सरकारों के पास यही होता है, जिस संगठन कोई आंदोलन चलता था उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता था। अतः प्रश्न ए और सी दोनों हैं। ठीक है, सही दोनों है। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर पत्रक में इसमें उत्तर भी माना है। बी मतलब क्या माना है इसमें, इसमें यह माना है कांग्रेस एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर गई थी। ठीक है, यही सही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई थी। ये भी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। अब हमें देखना है आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। क्योंकि पता है क्या दोस्तों, जब त्रिपुरी संकट हुआ था, अब इसी समय मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। जब त्रिपुरी संकट हुआ, त्याग पत्र दिया किसने, बोस जी ने जब त्याग पत्र दे दिया तो इन्होंने एक संगठन बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके ये कहाँ गए, जर्मनी। कहाँ चले गए, जर्मनी। जर्मनी में इन्होंने हिटलर से सहयोग मांगा। अंत में वहां पे एक संगठन का स्थापित किया था। वहां से बाद ये चले गए थे जापान।
जापान में वहां से रास बिहारी बोस और उनसे भेंट होती है। तब उन्होंने क्या करता है, आजाद हिंद फौज के नेतृत्व का मान संभालते हैं। क्योंकि आजाद हिंद फौज जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसकी गठन जो आईएनए थी, इसकी गठन पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, रास बिहारी बोस और ज्ञानचंद पुजारा के माध्यम से। ठीक है, आगे चलते हैं। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले पर चल रहे मुकदमे के उनके पक्ष में निम्नलिखित किसने वकालत की थी? आप बताइएगा, किसने वकालत की थी इसमें? ना याद है कि ऑप्शन में आपके सामने क्या क्या है कि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम एन जिन्ना। एम एन जिन्ना तो कभी नहीं करेगा। सी आर दास खत्म हो चुके थे, ऑप्शन देखिए, सी आर दास खत्म हो चुके हैं, एम एन जिन्ना करेंगे नहीं। इसमें टीवी सप्रू जी थे, टीवी सप्रू जो थे इसके वकालत किए थे। ठीक है, देखते हैं। वर्ष 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि ने किए, वकील थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? आपको पता हो, बार बार यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1943 को। कब? 31 अक्टूबर 1943 को। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की क्या किया? सर्वोच्च सेनापति की हैसियत के रूप में सिंगापुर में, कहां पर? सिंगापुर। तो पूछा जाए कहां पर किया था? सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की या आजाद हिंद की क्या की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इससे कई देशों ने मान्यता किया दिया था, ध्यान देना, उसमें जर्मनी वगैरह ने मान्यता भी दिया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? देखिएगा, अभी चूंकि आपको पता है इसमें मुकदमा चलाया गया था, जो जो मुकदमा चलाया गया था उसी संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, क्या है इसमें देखिएगा। पहला है मेजर शहनवाज, बिल्कुल जुड़े थे। उसके बाद प्रेम कुमार सहगल, इन ये भी जुड़े थे। शौकत अली और मेजर करतार सिंह। देखते हैं कि स्टार लगा है तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन लगा होगा, देख लेते हैं क्या है। मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सिंह सहगल, कर्नल शौकत अली, मेजर करतार सिंह, ये सभी व्यक्ति आजाद हिंद फौज से जुड़े थे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के या आईएनए से नहीं जुड़े थे? राशिद अली थे, शहनवाज थे, प्रेम सिंह सहगल थे, बीसी दत्ता नहीं थे। ध्यान देना, बीसी, ये तीनों थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सन है। आपसे एग्जाम बार बार पूछा जाता है कब ये हुआ था, आजाद हिंद फौज की जो आर्मी का विरोध हुआ, मुकदमा जब चलाया गया था। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों और सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चला। क्यों क्यों गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि एक नाव थी आईएनएस तलवार, आईएनएस आईएनएस तलवार पर क्या किया था इन्होंने? तलवार पर लिख दिया था भारत छोड़ो। क्या लिखा था? भारत छोड़ो। इसी के विरोध में ऐसा किया गया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्त सिंह एवं शहनवाज को फांसी। ध्यान देना, कभी कभी आपसे यह पूछा जा सकता है किसको किसको फांसी दी गई थी, किसको किसको फांसी दी गई थी। अब देखिएगा, किसको किसको? प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्त सिंह और शहनवाज, इनको क्या किया? फांसी दी गई थी। देखिए राशिद अली को क्या किया? 7 वर्ष का क्या कारावास दिया। ये आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए बीसी दत्त आजाद हिंद फौज के संबंधित नहीं थे। कौन? बीसी दत्त जो थे आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? सी आर दास, यानी चित्तरंजन दास। कौन से? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। ठीक। गोखले किसके गुरु थे? गांधी जी को थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें ध्यान देना है, अब चूंकि ये सब हो जाता है, अब युद्ध लगभग द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। अब ब्रिटेन के ऊपर ये प्रेशर पड़ने लगता है कि आप भारत को स्वतंत्र करिए। ठीक है, जब प्रेशर बनने लगता है तो ब्रिटेन क्या करता है? स्वतंत्र करने के लिए एक मिशन फिर से, चूंकि कैबिनेट मिशन, सॉरी, किस मिशन फेल हो चुका था, अब दूसरा मिशन जो आ रहा है कैबिनेट मिशन आ रहा है। जब कैबिनेट मिशन आता है तब इससे संबंधित जो प्रश्न बनता है उसको देखते हैं। ठीक है, इसका विस्तार पूर्वक वीडियो हम लोग दोस्तों अगले सब्जेक्ट वाइज जब टॉपिक हम चलेगा, जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? बताइएगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइएगा। महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे। क्या था कैबिनेट मिशन? देखिएगा, आगे चलिएगा। कौन थे
कैबिनेट मिशन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थिति परिप्रेक्ष्य सर्वोच्च उत्कृष्ट योजना, यानी जिस समय हमें जब स्वतंत्रता चाहिए और ऐसे समय में अगर ये जो योजना आई है, जो प्रस्ताव आया है, सर्वोत्तम है। ठीक है, आगे। जिसमें से एक ऐसे बीज है जिनसे दुख की मारी और भारत की भूमि यातना मुक्त हो सकती है। ठीक है, ये काम हो सकता है। किसी अगर पूछा जाए स्टेटमेंट, वो पूछ लीजिए किसका है, तो कौन होगा? गांधी। कौन था? गांधी जी का। ठीक है, अब हमें संबंधित देखना है संविधान सभा। दोस्तों, हम आपको वीडियो और डिटेल कर सकते थे, लेकिन समस्या ये है बहुत डिटेलिंग वीडियो फिर आपके लिए बोरिंग हो सकता है। अगर आपको और इंटरेस्टिंग पढ़ना चाहते हैं, इसका हम सेक्शनल वीडियो लेकर आएंगे, तब आप उसमें देखिएगा, हर चीजों को डिकोड करते हुए अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? अब पता है दोस्तों, इनमें से किसने किया? इनमें स्वराज पार्टी ने। किसने किया था? स्वराज पार्टी ने। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा की रचना कि संविधान सभा की मांग। देखिए, दो चीजें होती, एक होता है संविधान की मांग, एक होता है संविधान की मांग। अगर संविधान की मांग होता तो इसका आंसर क्या होता? स्वराज पार्टी होता। क्या होते? स्वराज पार्टी होते। अगर संविधान सभा की मांग की बात कर दी तो इसका आंसर क्या हो जाए आपका? क्या होगा? राष्ट्रीय कांग्रेस। कब? इसी समय जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इन्होंने ही इसकी मांग की थी। देखते हैं, संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन सर्वप्रथम 1995 में स्वराज विधेयक के रूप में होता है, जिसे लोकमान्य तिलक के निर्देशन में पेश किया गया था, तैयार किया गया था। और 20वीं सदी में इसका विचार सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया था, जब 1922 में उन्होंने अपने विचार व्यक्तित किया। अगर देखा जाए, अगर 19 इसमें कौन किया था? गांधी जी ने किया था। फिर हुआ क्या? भारतीय संविधान की भारतीयों के अनुसार इच्छा हो, ये 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा का निर्माण की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जो भैया, मोतीलाल नेहरू का ब्रिटेन का, भैया साहब, आप जो हमें संविधान दे रहे हैं, आप अपनी इच्छा हम पे मत थोपिए, बल्कि हमें दीजिए, हम अपने हिसाब से क्या करेंगे? संविधान को बनाएंगे। ठीक है, ये चीज किसने कहा है? गांधी और मोतीलाल नेहरू ने कहा था। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार प्रतिपादन एम एन राय ने किया था, और इस विचार को मूर्त रूप से कार्य देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1936 जो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन था, इसी समय किया था, संविधान सभा का महत्व की व्याख्या की थी। फैजपुर अधिवेशन, ध्यान देना दोस्तों, गांव में हुआ था। गांव में हुआ था, पहला अधिवेशन था जो कांग्रेस का, किसी गांव में हुआ था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि विकल्प में स्वराज पार्टी 1934 में होती तो यह विकल्प सत्य होता, क्योंकि 1934 के रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। यानी अगर ये जो ऑप्शन दिया गया है, अगर इसमें क्या होता 1934 कर दिया जाए, तो ये भी ऑप्शन का संविधान सभा की मांग की थी। क्योंकि संविधान की मांग, संविधान सभा की मांग कई बार बदलता रहा है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार किया था? साइमन कमीशन, राजा जी फार्मूला, कैबिनेट मिशन, या फिर पेवेल? ये कैबिनेट मिशन था। कौन था? कैबिनेट मिशन। ठीक है, देखते हैं क्या। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। कहाँ आया? नई दिल्ली आया था। कैबिनेट मिशन के 3 मंत्री थे, जो कौन से? 35 सदस्य इसके पूछे गए, बार बार एग्जाम पूछा गया है, इसके कौन कौन सदस्य थे, या इनमें से कौन से सदस्य नहीं, इनके सदस्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर एवं सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। इस मिशन के प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं के देशी रियासतों के प्रतिनिधि के द्वारा किया जाएगा। यानी जो संविधान सभा होगी, इसके जो सदस्य कैसे चुने जाएंगे? कैसे चुने जाएंगे दोस्तों? इनके जो सदस्य होंगे, जो प्रांत की विधानसभाएं हैं ये, और रियासतों द्वारा मनोनीत होगा। प्रांत की विधानसभाएं इसको चुनाव करेंगे और रियासतें अपने यहाँ से मनोनीत करके भेजेंगे, वही क्या होगा? जिसका सदस्य होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या के निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया, भाई साहब आपको संविधान सभा के लिए प्रतिनिधि चुनना है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए उस उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं? 1 करोड़। कितना है? 1 करोड़।
अब ये कितने सदस्यों को भेज सकता था? चूंकि 10 लाख पे एक सदस्य भेज सकता था, तो कितने हो सकते थे? 10 लाख पे, यानी ये करीब 10 सदस्यों को भेज सकते थे। मैं एग्जाम्पल की बता रहा हूँ, ऐसा फैक्ट नहीं है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे हो सकता था। ठीक है, इन 10 लाख जनसंख्या पे ये निर्धारित किया गया था। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या संप्रदाय के आधार पर स्थान दिए जाएंगे। ठीक है, यानी हमें यह देखना है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक होना चाहिए। ठीक है, हुआ क्या फिर आगे? मतदाताओं को केवल 3 वर्गों में अगर पूछा, कभी कभी आपसे पूछा गया है कि मतदाताओं को कितने वर्ग में बांटा गया था, इसके कौन होंगे? 3। कौन कौन से? आम, मुस्लिम और सिख। आम में मतलब इसमें हिंदू बौद्ध सब आ जाएंगे। ठीक है, और मुस्लिम में कौन आ जाएगा? मुस्लिम वर्ग हो गया, और सिख में सिख वर्ग हो जाएगा। ठीक, केवल पंजाब में। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? आप बताइएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि इस ऑप्शन में क्या है, प्रथम और अंतिम नहीं पूछा, अस्थायी नहीं पूछा, तो क्या होगा इसका मतलब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए एक्सप्लेनेशन देख किया जाएगा कि इसका क्या है। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 के सर्वसम्मत अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया था, इसका अपना अस्थायी अध्यक्ष। अगर पूछा जाए प्रथम, अगर कभी कभी आपसे कंफ्यूजन के लिए पूछ लिया जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन था, अगर ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा है तो वही उसके सही होंगे। अगर पूछा जाए प्रथम अस्थायी कौन था, तो अस्थायी में कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। अगर पूछ लिया जाए कभी कभी कंफ्यूजन के लिए कि क्या नाम है, प्रथम अस्थायी कौन था, तो कौन होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमें ये देखना है, क्योंकि जब कैबिनेट मिशन आया था, इसने कहा था भाई साहब अंतरिम सरकार का गठन कीजिए, और अंतरिम सरकार को ही हम क्या करेंगे, अपना मतलब अपने पूरा कार्यभार सौंपेंगे। उसी के मद्देनजर कैबिनेट मिशन सॉरी अंतिम सरकार का गठन किया गया। तो अब पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार का 1946 में वित्त मंत्री था? कौन थे दोस्तों? इसमें ध्यान देना, लियाकत अली। दरअसल हुआ क्या था, जब अंतिम सरकार का गठन किया जा रहा था, तो उस वक्त क्या हुआ, पहले तो क्या नाम है, मुस्लिम लीग इसको बहिष्कार कर रही थी। बाद में इन्होंने कूटनीतिक चाल चलते हुए लियाकत अली को इसका अंतरिम मतलब लियाकत अली को भेजा था मंत्रिमंडल में। ठीक है, इसमें भाग लिया था। क्या है, देखते हैं। 1946 में लॉर्ड बेवल के बहुत कहने सुनने पर मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का राजी हो गया। ठीक है, अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य, कौन कौन से 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए, जिसमें लियाकत अली वित्त मंत्री बनाया गया था, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों व्यापारियों को अत्यधिक कर लगाए थे। ये ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा मतलब अत्यधिक कलाकारी वाला बजट था। ठीक है, पहले ही निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 गठित अंतरिम सरकार का मंत्री नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली, अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें ध्यान देना, लियाकत अली नहीं था, बिल्कुल। क्यों नहीं था? अभी आपने जस्ट पढ़ा है, जब मंत्रिमंडल का गठन हो गया तो उसके बाद ये शामिल हुआ था। और प्लस इसमें अबुल कलाम आजाद भी नहीं थे, अबुल कलाम आजाद भी नहीं थे। ध्यान देना, इसमें 2 ऑप्शन, ये दोनों नहीं थे। ठीक है, बाकी दोनों थे। देखते हैं। अगर कभी कभी ये प्रश्न पूछ ध्यान दिया है कि अंतिम सरकार की गठन किस डेट को हुई थी, ये भी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 1946 से कभी कभी पूछा गया है कि आखिर अंतिम सरकार का गठन किस डेट को हुआ, तो उसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, चलते हैं। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार के अबुल कलाम आजाद मंत्री नहीं थे। ठीक है, इस सरकार में होने वाले 12 कांग्रेसी में कौन कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अशरफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस और डॉक्टर जान मिथाई, सरदार बलवंत सिंह, सर सफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अहीर और सी.एच. भाभा। ठीक है, हालांकि 2 सितंबर 1946 क्या है को गठित अंतरिम सरकार के लियाकत अली प्रारंभ नहीं थे। ध्यान देना, जब ये गठन हुआ था तब उस वक्त नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बाद में जब ये शामिल हुए थे, तो जो जिन्ना शामिल हुए थे मुस्लिम लीग को लेकर, तब ये जाकर 5 सदस्य इसके हुए थे। कब हुए थे? 26 अक्टूबर 1946 में ये अंतिम सरकार में बैठे थे। ठीक है, इनके 3 कांग्रेसी थे। अगर जिसके कारण 3 कांग्रेसी से कौन कौन से? सैयद अली अहीर, शरद चंद्र बोस और सर
सफात अहमद खां को हटाना पड़ा था। ठीक है, इन तीन को हटाकर इन पांच को शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। कौन सी तिथि मुस्लिमों लीग तो सीधी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाई गई, सुनिश्चित की दोस्तों? 10वीं डायरेक्ट एक्शन के रूप में नवाखली में घटना हुई थी। इसमें यह हुआ था कि जिन्ना अपनी मांग मनवाने के लिए अलग पाकिस्तान के लिए अड़ गया था। उसको यह था हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। इसलिए क्या किया गया था, उसने एक मतलब एक हिंसक हिंसक क्या कहते हैं उसको, हिंसक प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसे हम प्रत्यक्ष कार्यवाही के रूप में कहते हैं। ठीक है, कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को निर्धारित किया गया था। क्या है इसमें? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही हेतु सुनिश्चित की गई थी। ठीक है, वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण स्वतंत्रता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की थी। यानी वायसराय से कहा था कि जो अंतरिम सरकार का है, हम इसमें नहीं शामिल होंगे, बल्कि हमें क्या चाहिए, अलग से पाकिस्तान चाहिए। तो वायसराय ने इसकी मांग नहीं मांगी, क्योंकि वाहिवाद था ससुरा। कौन? जिन्ना। जिन्ना बहुत वाहिवादी इंसान था। तो हुआ क्या, उस तिथि को दंगे फैलाने, आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। यानी इसका ये खाता कि कुछ भी हो जाए, उसको अगर लोगों के दिमाग में ये आ जाए कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, समाज को बहिष्कृत करने लगेगा। इसलिए ऐसा प्रोपोगंडा किया था। लेकिन अंत में क्या हुआ, बहुत ज्यादा दंगे हुए। कहाँ पर? नोआखली में बहुत ज्यादा मतलब लोग मारे गए थे इसमें। ठीक है, इतिहास में कुछ ऐसे काले पन्ने हैं जो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? अब हमें देखना है कि अगला जो दिए गए संस्थाओं पे विचार कीजिए। कौन सा? बंग भाषा प्रकाशिका, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इंडियन लीग। अब आपके सामने कुछ ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि इनकी स्थापना का काल अनुक्रम लगाइए कि इनकी स्थापना कब हुई। आपको पता है दोस्तों, बंग भंग जो सभा स्थापित हुई थी कब? 1800 बंग भाषा जो स्थापित हुई थी 1836 में। पहली संस्था है, ध्यान देना, ये पहली राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, उसके बाद जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, ये कब हुई थी? 1838 में हुई थी। उसके बाद ये जो स्थापित हुई है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1843 में हुई थी। और जब इंडियन लीग की स्थापना हुई थी कब दोस्तों? 1875 में। अब अगर कालक्रम में लगा, 1 2 3 4, ये सीधे क्रम पे 1 2 3 4 ऑप्शन आपका ये सही होगा। देख लीजिएगा, बंग भाषा सभा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और इंडियन लीग की स्थापना को हुई दोस्तों 1875 में। ठीक है, इधर देखते हैं। अब हमें ये देखना है जो भारत का विभाजन हुआ है और स्वतंत्रता तक क्या हुए हैं, कौन कौन से प्रश्न आपसे एग्जाम बने हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अगला है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? बताइएगा। कृषि मिशन, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना। बताइए कौन सी योजना? माउंटबेटन। क्योंकि लास्ट टाइम जब आपका वायसराय आए थे, क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं के आधार पर क्या बना? भारत स्वतंत्र हुआ था। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने बेवेल बेवेल के स्थान पर, चूंकि इसके पहले कौन थे? बेवेल थे। बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया था। ठीक है, जिन्होंने मार्च 1946 को वायसराय के पद पर ग्रहण किया। कब? मार्च 1947 में। ठीक दोस्तों, आगे चले। जिनका उद्देश्य क्या था? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देनी। माउंटबेटन ये चाहते थे, वहां से मतलब ये उनको निर्देशित किया गया था, भारत को क्या करना है? स्वतंत्र करना है। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने के दिन निर्धारित किया गया था। कब? और अगले लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन निष्कर्ष पहुंचे, विभाजन ही एकमात्र विकल्प। यानी ध्यान देना है, क्योंकि जब वो बार बार मुस्लिम लोग को चाहते थे कि भाई साहब आप दूर मत जाइए, आप दूर मत जाइए, लेकिन ये जिन्नवा जो था जिद दिया गया था कि नहीं, हमें दूर जाना ही जाना है। इसे क्या किया गया? ये ऐसा किया गया था। ठीक है, अतः उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन को योजना को तैयार की और माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। यानी माउंटबेटन योजना के माध्यम से ही क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान अलग हुआ। ना तो कैबिनेट, अगर ऑप्शन पूछ लिया जाए कि आखिर कौन सी योजना भारत स्वतंत्रता आधार बनी, अगर इसी में लिखा जाए कौन सी योजना तक पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, इस प्रश्न का भी आंसर यही होगा। क्योंकि ना तो बेबल योजना में हुआ था, ना तो क्रिप्स योजना में हुआ था, ना तो बेबल योजना हुआ। अगर इसमें एक ऑप्शन और डाल दे, कैबिनेट। कैबिनेट योजना ने पृथक पाकिस्तान मांग को ठुकरा दिया है, उसने नहीं माना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया था? बताइएगा। ठीक है,
जनवरी 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947 या फिर अगस्त 1946। ये कब हुआ था दोस्तों? जुलाई 1947 में ये नियम पारित किया गया था। ठीक है, देखते हैं क्या है। माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 पारित किया गया था। इसे जून योजना भी कहते हैं, जून योजना भी कहते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, कई नाम दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, चूंकि 3 जून के अनुरूप ये प्रस्ताव पारित किया गया था और इस अधिनियम जो पारित हुआ कब? जुलाई 1947 में। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1947 को तिथि निश्चित की गई है। यह अधिनियम क्या हुआ? 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था कब? जुलाई 4 1947 को, जुलाई 10 1947 को, जुलाई 18 1947 को, या फिर 14 जुलाई 1947 को। इसमें ध्यान देना है दोस्तों, कब हुआ था आपका? जुलाई 18 1947 को। चूंकि अधिनियम कब पारित हो रहा है? जुलाई में पारित हो रहा है, और इसे लागू कब किया गया? 18 जुलाई को। ठीक है, इसमें ध्यान दें, इसमें लास्ट वाली एक्सप्लेनेशन आप देखा होगा, मैंने डेट इसमें डेट रखा है क्या? 18 जुलाई को। 18 जुलाई की एक बार डेट देख लीजिएगा, कब से? 18 जुलाई को ये प्रभावी हुई थी। पूछा गया प्रश्न है कि आखिर जुलाई, एक तो प्रस्ताव कब पारित किया गया, दूसरा कब से प्रभावी हुआ था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के प्रथम या अंतरिम गवर्नर, भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों? ध्यान देना है, सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे। अगर पूछा जाए भारत का, अगर भारतीय नहीं होता इसका प्रश्न, तो अगर भारतीय नहीं होता तो लॉर्ड माउंटबेटन इसके आंसर उत्तर होता। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सी राजगोपालाचारी 1948-1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतरिम गवर्नर थे। ठीक है, इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। ये मद्रास जिसे हम तमिलनाडु कहते हैं, वहां के। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? आप बताइएगा। इसके किए थे जेबी कृपलानी जी किए थे। अब कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसमें अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा इसका आंसर? जेबी कृपलानी ही थे। कौन थे? जेबी कृपलानी ही थे। ठीक है, चलते हैं आगे, देख लीजिए इसका आंसर। भारत के विभाजन समय जेबी कृपलानी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये नवंबर 1946 में आयोजित मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। क्योंकि अध्यक्ष 1 साल तक रहता है, इसीलिए अगले साल तक ये बने रहे। ठीक दोस्तों, चलते हैं आगे। अब हमें ये देखना है दोस्तों, जो भारत में संवैधानिक विकास हुआ उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बने हैं इसके बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों सब भारत में संवैधानिक विकास से संबंधित है। हमें यह देखना है भारत के संवैधानिक विकास कैसे हुआ, उससे कौन कौन से प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में, आर में, ये चीज देखते हैं। पूछा है, पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्या बात है दोस्तों, क्या स्टेटमेंट सही आपको लगता है? नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है। क्यों? कौन थे इसके अध्यक्ष पहले? एलिजा एप्पे। कौन थे दोस्तों? एलिजा एप्पे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका देख लिया जाए। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था थी। ठीक है, कुल कितने थे? कुल 4। कुल कितने थे? कुल 4 थे। क्या गई? यह सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया था। और इसके जो एलिजा एप्पे कौन थे? एलिजा एप्पे कौन थे? इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और अन्य जो थे चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट जो थे इसके अन्य न्यायाधीश थे। यानी 3 + 1 = 4। कुल 4 इसके न्यायाधीश थे। वर्तमान कितने हैं आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की समझौते निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? आप सामने ऑप्शन है कौन? एचसीएन आयोग, हाब हाउस आयोग, मैंटेगो ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट और लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हुआ था? मैंटेगो ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट के माध्यम से। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है।
ऑप्शन क्या माना है? ऑप्शन सी। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि क्या प्रशासन के भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई कि सिविल सेवाओं के इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है। उनका यही था कि भैया जो आप अलग अलग किए जा रहे हैं, उनका यहाँ इसके साथ एक साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, ये लिखा गया है। और 1/3 सिविल सेवा में 1/3 पद जो है भारतीयों के लिए आरक्षित होना चाहिए। नहीं मान लीजिए जो आपको पूरा ब्रिटेन को भेज दे रहे हैं, नहीं, आप भारतीयों को भी इसमें भागीदारी दीजिए प्रशासनिक रूप से। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 में से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में आयोजित की जाने लगी। अगर पूछा जाए कब से भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाएं आयोजित की जाने लगी, तो उसका आंसर क्या होगा? तो 1922 के। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑप्शन क्या है, अब देखिए, थोड़ा सा मैं स्क्रीन छोटा कर लूं। क्या है? अब चारों ऑप्शन सामने आ गए आपसे। ठीक है, नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई दोस्तों? आपको पता है कब? सर्वोच्च, पहले एक जो नियंत्रण परिषद की स्थापना मतलब पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुई थी 1784 में, यानी ए में 2। ठीक है, उसके बाद क्या? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1773 बी में 1। ईसाई मिशनरियों के कार्य के लिए अनुमति कब हुई थी? तो 1813 में, सी में 3 और डी में 4। किसमें कानूनी परिषद के रूप में सदस्य के रूप में मान्यता दी थी? लॉर्ड माइकालो कब मिली थी? 1833 में। ठीक है, यानी डी में 4, यानी 2 1 3 4 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 1 3 4 ऑप्शन आपका बी सही है। देख लीजिएगा। कंपनी के वाणिज्यिक विषय को छोड़कर सभी सैनिक और असैनिक राजस्व संबंधी मामले का नियंत्रण बोर्ड और के अधीन कर दिया गया था। कब हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक कब हुई थी दोस्तों? यानी चार्टर एक्ट कब से हुआ था? 1773 से। ठीक है, ईसाई मिशनरी को जो आई थी दोस्तों कब हुई थी? 1813 जो चार्टर नियम आया था उसके माध्यम से। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल जो परिषद थी दोस्तों, जो कानून विधायी सदस्य थे 14 सदस्य के रूप में किसको मान्यता मिली थी? लॉर्ड माइकालो को मिली थी। कब? चार्टर अधिनियम 1833 से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार को एकाधिकार समाप्त कर दिया? दोस्तों, ये कौन सा अधिनियम था? 1813 के अधिनियम से ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, देखते हैं। 1813 चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने के थे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया था? कब किया दिया दोस्तों? ये 1834 में किया गया था। कब? 1834 में किया गया था। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। चार्टर एक्ट 1833 के तहत 14 नवंबर 1834 में बंगाल का विभाजन कर चौथी प्रेसिडेंसी के रूप में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया था। क्या किया गया था? अगर पूछा जाए आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कब हुआ था, क्या होगा इसका ऑप्शन? 1834। हुआ क्या इसमें? इसमें ये हुआ था अन्य 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन से? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। कौन कौन से? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। आगरा प्रेसिडेंसी के गवर्नर सर सिटी मैटकॉफ भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत हुआ दोस्तों। कब? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। अभी भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, हमें बताइएगा, और किस अनुच्छेद के तहत, इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस आर्टिकल में लिखा गया है राष्ट्रपति को? मैं बता देता हूँ, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अब हमें यह बताइए किस अनुच्छेद के तहत करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, यह अध्यादेश अधिक 6 माह तक लागू हो सकता है। अभी भी 6 माह तक, 6 माह से ज्यादा नहीं होता, या फिर इसे विधानमंडल में क्या चाहिए? कानूनी रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित नियमों में से
किसके द्वारा भारत परिषद या इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी? अब बताइएगा कब की गई थी दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वतंत्रता अधिनियम 1935, 1947। बताइए भारत परिषद इंडियन काउंसिल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको ये ध्यान देना है, जो 1935 का नियम था, इसी समय ये इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना की गई थी। देखते हैं क्या है। भारत शासन के दौरान भारत सरकार द्वारा 1935 पारित अधिनियम के द्वारा भारत परिषद या इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। क्या किया गया? इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। पूछा नहीं कब समाप्त कर दिया गया था? 1935 को। ठीक है। क्या है इसमें? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया गया। ठीक है। ये आपको पता है ना, 1919 जो नियम आया था, जिसे मांटेगू चेम्सफोर्ड के समय में आया था, इसमें क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। द्वैध शासन में से एक विशेषता हस्तांतरी, कौन था? एक हस्तांतरी विशेषता, हस्तांतरी, और दूसरा कौन था? आरक्षित। ठीक, आरक्षित। ठीक है। इसी पे जो अधिकार किए दिए गए। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? बताइएगा कब की गई थे? ये एक भी स्थापना जो होता है, स्थापना अलग है, प्लस अधिनियम। अगर अधिनियम पूछा गया होता दोस्तों, इसका अधिनियम कब होता? 1861 का होता। लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी, अगर अधिनियम को इसको देखा जाए, विचार किया जाए, तो इसका ऑप्शन ए सही होता। लेकिन अगर चूंकि स्थापना की बात की है, अधिनियम के बाद स्थापना होगा, तो स्थापना वर्ष इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसमें स्टार लगा है। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? बताइएगा किस अधिवेशन में दोस्तों? क्योंकि 1935 के बाद कौन सा अधिवेशन आएगा? 1936 का आएगा, लखनऊ अधिवेशन। 1936 जो लखनऊ अधिवेशन होता, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। उसी समय क्या किया? इसको अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए इसका। क्या इसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा दोस्तों? बताइएगा। इसे जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। अपने अध्यक्षीय भाषण जो 1936 को दे रहे थे, उसी समय इन्होंने इस चीज को कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए कठोर आलोचना की थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा प्रलेख था और इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये हम ये देखते हैं जो विविध संबंधित प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में, वो कौन कौन से प्रश्न बने, इसको देख लिया जाए। क्या है? निम्नलिखित में से भारत को 19वीं शताब्दी में किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी आप कैलमिटी कहा जाता है? यानी कि चूंकि भारत में जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, बहुत बार प्रकोप पड़ा है, बहुत बार अकाल पड़ा है, जिसमें बहुत भारी संख्या में लोग मारे गए हैं, अकाल भोग की वजह से मारे गए हैं। उसी समय कह रहा, किसे क्या कहा जाता है? प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। देखिएगा, बिहार का अकाल, राजपूताना का अकाल, मद्रास का अकाल या फिर उड़ीसा का अकाल। इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों, उड़ीसा का अकाल, जो 1867 तो जो अकाल पड़ा था, बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, इसी को कहा जाता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के दौरान उड़ीसा का अकाल यह 1866-67 के बीच भीषण रूप से धारण किया था। 1865 में सूखा पड़ा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। ठीक है, अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी और पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जानमाल की हानि हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें लगभग दोस्तों ध्यान 13 लाख लोग मारे गए थे। कितना? 13 लाख लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, बहुत बड़ा अकाल था भारत के इतिहास में। और यह प्रकोप का समुद्र कहा जाता है, या सी ऑफ कैलमिटी कहा जाता है। सी ऑफ कैलमिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी ऑफ कैलमिटी कहा जाता है। उड़ीसा अकाल की जांच क्षेत्र सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा?
देखिएगा प्रश्न क्या है। राज राजद्रोही सभा को रोकने का अधिनियम 1908। अच्छा। विस्फोट पदार्थ का अधिनियम 1908। अच्छा। भारतीय फौजदारी अधिनियम 1908। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, ये राजद्रोही जो भाषा रोकने की अधिनियम था ये 1907 में आया था। कब? 1907 में आया, बाकी सब 1908 में आया, यानी ऑप्शन नहीं आपका गलत होगा। ठीक है, देखते हैं। राजद्रोही भाषा रोकने के अधिनियम जो आया था 1907 में लाया गया था, ना कि 1908 में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम, क्रोनोलॉजी, चूंकि एग्जाम में इतना ज्यादा पूछे जाते हैं आर में, आपके लिए बहुत ज्यादा है क्रोनोलॉजी। ठीक है, अब इस बार भी पीछे से अगर आप देखोगे क्रोनोलॉजी से कितना गजब गजब प्रश्न पूछे गए थे। तो पिछली बार आरओ में भी क्रोनोलॉजी से बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आपको सतर्क होकर और सतर्क दिमाग से करना है इसे। देखते हैं क्या है क्रोनोलॉजी में। क्या है? कर्नल वाली की हत्या। कर्नल वाली की हत्या कब हुई दोस्तों? 18 कब हुई थी दोस्तों? सॉरी, 1909 हुई थी। ठीक है। खुदीराम बोस ने क्या क्या उससे फांसी लिया, मृत्युदंड किया था? 1908 में दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक के केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया दोस्तों? इन्होंने किया था 1881 में किया था। कब? 1881 में। अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल समाचार का प्रारंभ कब किया था दोस्तों? 1912 में किया था। यानी ऑप्शन जब मिलाएंगे आपका कौन सा होगा? तीन, तीन, तीन के बाद कौन सा आ जाएगा? दो, तीन, दो और एक, तीन, दो, एक, चार। तीन, दो, एक, चार, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। देख लिखना, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। केसरी समाचार प्रकाशन 1881 में। खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 में। कर्नल वैली की हत्या 1909 में। और अल हिलाल के प्रकाशन 1912 में। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से विचार कीजिए, उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। यानी चूंकि आपको पता है जो 1935 का नियम पारित हो गया था दोस्तों, उसी समय क्या हो चुनाव हुए थे। उस चुनाव के बाद क्या हो, कांग्रेस जो होती सरकार के गठन करती कुछ राज्यों में। अब आपको ये देखना है कहाँ पे गठन नहीं हो पाता। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो बंगाल वाला क्षेत्र है और पंजाब वाला क्षेत्र है। बंगाल में क्यों? क्योंकि इसमें मुस्लिम की संख्या ज्यादा। पंजाब में भी लगभग मुस्लिम की संख्या ज्यादा। इसमें क्या हो, मुस्लिम लोग को बहुमत मिल जाती है, या इसमें कांग्रेस कम सफल हो पाती, बाकी जगह अच्छा सफल कर लेती है। ठीक है, नहीं, ऑप्शन 3 और 4 में नहीं मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों को चुनाव हुए थे। ठीक, किसके तहत? 1935 का अधिनियम के तहत, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए पांच प्रांतों में कौन कौन सा? मद्रास में 65%, बिहार में 75% और संयुक्त प्रांत में 65% और मध्य प्रांत और बरार में कितना? 61% के साथ ही उड़ीसा में 60% मतों को प्राप्त किया था, या पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया था। हुआ क्या फिर? बंबई और असम में इन्होंने सरकार भी बना लिए थे, मतलब एक सबसे बड़े दल के रूप में रहा थे। लेकिन केवल बंगाल, पंजाब और सिंध ये क्षेत्र ऐसे थे जिन कांग्रेस बड़े दल के रूप में बनने से वंचित रही। यानी इन असम और सीमांत प्रांत, जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम वाला प्रांत था, उधर ये तो बड़ी पार्टी के रूप में उभर आई, लेकिन यहाँ पे नहीं भर पाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। और 1937 के दौरान 6 प्रांतों में क्या किया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया था। कौन कौन से ये प्रांत थे देखिएगा। मद्रास है, एक बार कलर चेंज कर लिया जाए इसका। कौन कौन सा? मद्रास था, बंबई था, मध्य प्रांत और बरार। मध्य प्रांत में एमपी आज का, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, ये क्या थे आपके मंत्रिमंडल जहां गठन किया गया था। ठीक, बाद में क्या हो दोस्तों? बाद में उत्तर पश्चिमी प्रांत और असम में भी कांग्रेस के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बना लिया था। ठीक है, असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी वर्तमान के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? कौन कहा था दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन कौन से? मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। इसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था। कौन कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। देखते हैं एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा क्या है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को थोड़ा ब्लर है, मैनेज करिएगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को महान प्रहरी या ग्रैंड सेंटेन महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते हैं, यानी जो नैतिकता का बात है ये वही करते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? आपके सामने क्या ऑप्शन है? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल। कौन थे दोस्तों? इसमें लाल बाल गंगाधर तिलक जी थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे। और क्या क्या थे इन्होंने, देखिए देखते हैं। लाठी क्लब, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव और आदि की स्थापना की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है क्या? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। क्या है इसमें? लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना। अच्छा, फिर है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कब कौन से की गई थी। आपको पता है दोस्तों, जो लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। जो गोपाल कृष्ण गोखले जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किए थे, ये कब थे? 1905 में किए थे। आपको पता होगा, शायद ये पढ़े होंगे। फिर ये जैक हिक्की द्वारा बंगाल गजल का क्या हुआ? प्रकाशन। ये जो हिक्की साहब किए थे, ये कब किए थे? 1780 में किए थे। कब किए थे? 1780 में किए थे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है? सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये 1784 में हुआ। 1784 में, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? 3 4, 3 4, उसके बाद 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा नीचे क्या है। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बंगाल गजट 1980, जेएस हिक्की। और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, देखिए जल्दी से। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम बाकी है। उपरोक्त कथन किसका है? ध्यान दे दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी परमहंस या स्वामी ईश्वरानंद विद्यासागर, इन्हीं का है। क्योंकि ईश्वर के बारे में यही नहीं सोचते, खुद ईश्वर है तो कैसे सोचे? खैर मजाक की बात है, ट्रिक है याद करने का। अगर कोई ईश्वर होगा तो अपने बारे में क्यों सोचेगा? ठीक है, ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न पूछे जाने के ईश्वरचंद विद्यासागर ने का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी धरती पर बहुत काम बाकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को एक महान चित्रकार के रूप में उभरे। उनकी आयु लगभग कितनी थी? चूंकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, बहुत प्रतिभा के धनी इंसान थे। उनके विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं उनके अंदर समाहित थी। अब पूछता उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? वो लगभग दोस्तों 70 साल के आसपास थे। 20 वर्ष नहीं थे, 7 वर्ष में होने, 50 वर्ष नहीं। ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल निरर्थक थे, लेकिन 70 वर्ष की जो अंतिम वो समय था, उसी समय ये काफी ज्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में 70 वर्ष की आयु में उभरे। ठीक है, आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों के में रविन्द्रनाथ टैगोर सहज स्फूर्त अंकन पद्धति की कला के निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हैं। उन्होंने कला विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया। ठीक है, ये अपने चित्रांकों के माध्यम से उन्होंने ऐसा काम किया था। केरल के प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार की गठन कब किया गया? कब किया गया दोस्तों? 1953, 1955, 1957 या फिर 1959? 1957। कब? 1957। देखते हैं। वर्ष 1957 में कांग्रेस में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भाजपा, जिसे हम कहते हैं, क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पराजित किया तथा केरल के मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें ईएमएस या नंबूदिरी स्वतंत्रता के पहली गैर सरकारी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम मिलते हैं इसी साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम पॉलिटी सेगमेंट को देखेंगे। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इसका पीडीएफ हमारे चैनल जो है, मैं आपको फीस बता दूं, अमोक्स क्लासेज, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।